गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक आप संधि है वो पढ़ चुके हो। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों संधियां आपकी हो चुकी हैं। आज हमारा नया टॉपिक है समास। आज से हम समास पढ़ेंगे। समास पढ़ने से पहले समास की परिभाषा है वो क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले है समास। समास का सूत्र मालूम, सम सनम समास। सम सनम समास, इसका मतलब होता है संक्षेप में कहना। संक्षेप में कहना, ठीक है। सम सनम समास का मतलब होता है संक्षेप में कहना या अनेक पद मिलकर एक पद हो जाना। अनेक पद मिलकर एक पद हो जाना, संक्षेप में कहना या अनेक पद है वो मिलकर जब एक पद हो जाता है तो उसे हम समास कहते हैं, ठीक है। यानी अनेक पदों को मिलाकर जब एक पद मिला बना दिया जाता है तो उसे समास कहते हैं। अब समास है मुख्य रूप से 6 होते हैं। समास मुख्य रूप से 6 होते हैं। अब इसमें पहला समास आता है अव्ययी भाव। पहला है अव्ययी भाव समास। फिर दूसरा है तत्पुरुष समास। उसके बाद में तीसरा आता है द्वंद्व समास। फिर है चौथा है बहुव्रीहि समास। इसके बाद में पांचवा है क्रमधारय समास और उसके बाद में है द्विगु समास। ये मुख्य मुख्य समास आपके चलते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा बहुव्रीहि, पांचवा है क्रमधारय और छठा लास्ट है द्विगु समास। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास है इसका प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का होता है प्रथम पद प्रधान। फिर है तत्पुरुष समास। इसका उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है। फिर है द्वंद्व समास। द्वंद्व के दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास है इसका पहला और दूसरा दोनों पद ही प्रधान होते हैं। फिर है बहुव्रीहि समास। इसका अन्य पद प्रधान होता है। यानी इसका न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, अन्य ही कोई तीसरा ही पद इसका प्रधान होता है। उसके बाद में क्रमधारय समास। इसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद
विशेष होता है। क्रमधारय समास का पहला पद होता है विशेषण और दूसरा पद होता है विशेष। उसके बाद में है द्विगु समास। संख्या पूर्व द्विगु सूत्र होता है, यानी पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद संज्ञावाची होता है। यानी द्विगु समास है, इसका पहला पद है वो तो होता है संख्यावाची, यानी पहले पद में हमेशा संख्या आती है, और इसका दूसरा पद है वो होता है संज्ञावाची। तो ये आपके मुख्य मुख्य समास होंगे। पहला है अव्ययीभाव समास, इसका प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास, इसका उत्तर पद या दूसरा पद है वो प्रधान होता है। तीसरा है द्वंद्व समास, ये इसके दोनों पद ही प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर है बहुव्रीहि समास, इसका अन्य पद प्रधान होता है, न तो पहला और न ही दूसरा, इसका कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। उसके बाद में क्रमधारय समास, इसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। और लास्ट का है द्विगु समास, इसका पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद संज्ञावाची होता है। तो ये तो मुख्य मुख्य समास है, लेकिन आपके 10th के सिलेबस में 3 ही समास है। इनमें से केवल 3 ही समास है, जिसमें अव्ययीभाव है, द्वंद्व है और है क्रमधारय। ये 3 समास आपके सिलेबस में है जो आपको पढ़ने हैं। तो आज हमारा पहला समास है वो आज हम अव्ययीभाव समास करेंगे। तो ये मैंने सामान्य परिचय इनका बता दिया कि समास तो ये पूरे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इनमें से केवल 3 ही समास है। तो आज हम पहला समास है अव्ययीभाव समास, वो आज हम करेंगे। अब है अव्ययीभाव समास। इसका नियम, इसका प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद अव्यय होता है, यानी इसका प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद हमेशा क्या होता है, अव्यय होता है। समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन होता है, और इसका जो समस्त पद है वो लगभग नपुंसकलिंग एक वचन में ही होता है। पहला पद प्रधान होता है और पहला पद ही अव्यय होता है। समस्त पद है वो हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन होता है। जैसे इसके उदाहरण है, ये था शक्ति, ये था शक्ति, भी आपके हिंदी में भी आता है। ये था शक्ति, ये था शक्ति का समास विग्रह होता है शक्ति अनति कर्म। शक्ति के अनुसार, अनति कर्म, शक्ति में अनति कर्म, यानी शक्ति के अनुसार हिंदी में होता है शक्ति के अनुसार, और संस्कृत में इसका समास विग्रह होगा शक्ति अनति कर्म, यानी शक्ति के अनुसार। यथा शक्ति, ठीक है। जैसे यथा बल, यथा बल, तो ये बलम अनति कर्म, बलम अनति कर्म,
बल के अनुसार। तो इस प्रकार ये यथा का होता है, यानी अनुसार, शक्ति के अनुसार, बल के अनुसार। तो ये तो हो गए यथा, ये तो हो गए यथा के उदाहरण। अब है जैसे उप। उप यानी पास में होता है, उप यानी पास में। जैसे उपकर्षण, उप कृष्णम है, उप कृष्णम। उप कृष्णम का समास विग्रह होगा कृष्ण से समीपम, कृष्ण के पास में। समीप अर्थ में उप उपसर्ग होता है। उपकर्षणम, कर्षण से समीपम, कृष्ण के पास में। जैसे उप गंगम, उप गंगम हो गया, तो ये होगा गंगाया समीपम, गंगा के पास में। गंगाया समीपम, गंगा के पास में। जैसे उप यमुनम, उप यमुनम, तो यमुनाया समीपम, यमुनाया समीपम। जैसे एक उदाहरण और आता है, उप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ही, तो राष्ट्रपति समीपम, राष्ट्रपति के समीप। तो समीप अर्थ में आता है, तो राष्ट्रपति समीपम। तो ये हो गए सभी उप के उदाहरण। उपकृष्णम, कृष्ण से समीपम। उपगंगम, गंगाया समीपम। उप यमुनम, यमुनाया समीपम। और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति है समीपम। तो ये भी उप उपसर्ग है, जो उप का मतलब होता है समीप। ठीक है, पहला पद प्रधान होता है और पहला पद ही हमेशा अव्यय होता है। अब है अनु, अनु उपसर्ग। इसके दो उदाहरण होते हैं, योग्य और पश्चात, योग्य और पश्चात। जैसे अनुरूपम, अनुरूपम, अनुरूपम का होता है रूपस्य योग्य, अनुरूपम रूपस्य योग्य। जैसे अनुगुणम, गुणस्य योग्य, गुणस्य योग्य। ये तो हो गया एक अर्थ, अनुसार अर्थ में। दूसरा होता है पश्चात अर्थ में। जैसे अनु विष्णु, अनु विष्णु, तो ये होगा विष्णु हो पश्चात, विष्णु पश्चात यानी विष्णु के बाद में। ठीक है, अनु विष्णु, विष्णु हो पश्चात। तो अनु के दो अर्थ होते हैं, एक तो योग्य और दूसरा होता है पश्चात। अनु विष्णु हो तो हो जाएगा विष्णु हो पश्चात। ठीक है, ये तीन हो गए। ये हो गया यथा का, यथा हो गया, उप हो गया और अनु हो गया। अब आती है विप्सा। विप्सा यानी आवर्ती, विप्सा यानी आवर्ती होती है। प्रति उपसर्ग आता है, प्रति। जैसे मान लो आ गया प्रति दिनम, प्रति दिनम है, तो ये लिखा जाएगा, इसका समास विग्रह होगा दिनम, दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति।
तो ये होगा इसका समास विग्रह। प्रतिदिनम, दिनम, दिनम, प्रति। जैसे आ गया प्रति मासम, तो मासम, मासम प्रति, प्रति मासम है तो हो जाएगा मासम, मासम प्रति। जैसे प्रत्येकम, प्रत्येकम है तो इसका समास विग्रह होगा एकम, एकम प्रति। प्रत्येकम का हो जाएगा एकम, एकम प्रति। ठीक है, प्रतिमासम का हो गया, प्रतिदिनम हो गया। प्रतिमासम है तो मासम, मासम प्रति, प्रतिदिनम है तो दिनम, दिनम प्रति। ठीक है, और प्रत्येकम है तो एकम, एकम प्रति। इस प्रकार ये होते हैं। ठीक है, प्रति के बाद में है निर। निर उपसर्ग है, अभाव अर्थ में होता है। निर है वो किसमें होता है? अभाव, अभाव या कमी होती है उसमें निर उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे निर्बलम है, निर्बल, तो विग्रह होगा इसका बलस्य अभाव, बलस्य अभाव, निर्बलम बलस्य अभाव। जैसे निर मक्सिकम, निर मक्सिकम, तो विग्रह होगा मक्सिकानाम अभाव। निर्मक्सिकम, मक्सिकानाम अभाव, यानी मक्खियों का अभाव है। जैसे आ जाए निर मस्कम, मस्कम होते हैं मच्छर, निर्मस्कम तो मस्कानाम अभाव, मच्छरों का अभाव है। ठीक है, तो निर्बलम बलस्य अभाव, बल का अभाव। निर्मक्सिकम, मक्सिकानाम अभाव। निर्मस्कम, मस्कानाम अभाव। जैसे निर्जलम तो हो जाएगा जलस्य अभाव, निर्जलम तो जलस्य अभाव। तो इस प्रकार ये निर के उदाहरण होते हैं। यानी ये निर है वो अभाव अर्थ में निर उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो मुख्य मुख्य आपको बता दिए, यथा, उप, अनु है, प्रति है, निर है, इनके आपको बता दिए। अब आगे देखो यहीं से मिटा देता हूं। इसके अलावा और भी होते हैं जिसमें है अधिहरि, अधि उपसर्ग है, अधि हरि, इसका विग्रह होता है हरौ इति। अधिहरि का होगा हरौ इति, तो ये भी कई बार आ जाता है हरौ इति। जैसे एक और है अधि गोपम, अधि गोपम, गोपे इति, तो ये भी हो गया किसका? अधि का हो गया। अब देखो इसका एक अपवाद हो रहा है। इसका अपवाद है नदी और मुनि शब्द। नदी और मुनि शब्द संख्यावाची हो तो भी क्या होगा? अव्ययीभाव समास होता है। यानी नदी और मुनि शब्द है, उनके पीछे अगर संख्या आ जाए
तो नियम के हिसाब से तो क्या है, संख्या पूर्व द्विगु। अभी आपको मैंने बताया था जिस समास के पहले संख्या है उसमें कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। लेकिन इसका एक अपवाद है कि नदी और मुनि शब्द के पीछे कोई संख्या हो तो भी वो किसमें, द्विगु समास में न होके अव्ययीभाव समास में होता है। जैसे द्वियमुनम है, द्वियमुनम नदी है, यमुना नदी है, पीछे संख्या आ गई, द्वि आ गया तो द्वियमुनम, तो ये लिखा जाएगा द्वयोः यमुनयोः समाहार, द्वयोः यमुनयोः समाहार। ठीक है, पीछे संख्या है फिर भी ये द्विगु समास में न होकर अव्ययीभाव समास में ही होता है। जैसे पंचगंगम, पंचगंगम है तो पंचानाम गंगानाम समाहार, पंचानाम गंगानाम समाहार, 8 गंगाओं का समाहार। अब जब इसके पीछे संख्या है फिर भी ये अव्ययीभाव समास में ही होगा क्योंकि ये दोनों नदी शब्द है। जैसे मुनि शब्द में देखें तो द्विमुनि, वही द्वयोः मुनियोः समाहार, द्वयोः यमुनयोः समाहार। जैसे त्रिमुनि है, त्रियोः त्रिमुनि है, त्रियोः मुनिनाम समाहार, त्रियोः मुनियोः मुनिनाम समाहार। तो इस प्रकार ये मुनि शब्द है तो ये भी संख्या होने पर ये क्या होगा, ये दोनों हमेशा अव्ययीभाव समास में ही होते हैं, यानी त्रियाणाम मुनिनाम समाहार, त्रियाणाम आएगा यहाँ, त्रियाणाम मुनिनाम समाहार। तो इस प्रकार ये आपका अव्ययीभाव समास है, यानी अव्ययीभाव समास है उसका प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद ही प्रधान होता है। ठीक है, आज आपने सबसे पहले समास की परिभाषा पढ़ी। समास की परिभाषा में सम सनम समास है, यानी संक्षेप में कहना या अनेक पदों का एक पद हो जाना क्या होता है, समास होता है। ठीक है, अनेक पद मिल जाते हैं तो वो हो जाता है समास। संक्षिप्तीकरण या संक्षेप में कहना उसे कहते हैं समास। फिर समास के आपको भेद बताए, मुख्य रूप से इतने 6 भेद बताए, जिसमें पहला था अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास है उसका प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद ही अव्यय होता है। दूसरा बताया फिर कौन सा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है उसका दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष के बाद में द्वंद्व, द्वंद्व के दोनों पद प्रधान होते हैं, और उसके बाद में बहुव्री, बहुव्री का अन्य पद प्रधान होता है, और उसके बाद में है कर्मधारय जिसका प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, और लास्ट का है द्विगु समास, संख्या पूर्व द्विगु जिसका सूत्र होता है, और हमेशा पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद संज्ञावाची होता है। ठीक है, लेकिन आपके 10th के सिलेबस में केवल 3 ही समास हैं, अव्ययीभाव, कर्मधारय और द्वंद्व समास,
जिसमें अव्ययभाव समास आपने पढ़ा कि पहला पद अव्यय होता है, पहला पद प्रधान होता है, जिसमें सबसे पहले यथा के उदाहरण आए, यथा शक्ति शक्तिमंती कर्मे, यथा बलम बलमंती कर्मे। उसके बाद में उप के आए, उपगंगम गंगाया समीपम, उपकृष्णम कृष्ण से समीपम। उसके बाद में अनु के आए, अनु विष्णु विष्णु पश्चात अनुरूपम रूपस्य योग्यम। तो इस प्रकार आपने पढ़ा। फिर प्रति के हैं, विप्सा अर्थ में होता है यानी आवर्ती होती है बार बार, उसमें प्रति उपसर्ग होता है, प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति, प्रति मासम 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 प्रति, प्रत्येकम एकम एकम प्रति। उसके बाद में निर के उदाहरण आए, तो इसमें निर्बलम बलस्य अभाव यानी बल का अभाव, अभाव अर्थ में निर उपसर्ग होता है। मक्षिकम निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव, निर्मस्कम मस्कानाम अभाव, निर्जलम जलस्य अभाव। ठीक है। उसके बाद में अधि के उदाहरण है, अधि हरि हरौ इति, अधि गोपम गोपे इति। उसके बाद में इसका एक अपवाद है, अपवाद यह है कि नदी और मुनि शब्द संख्यावाची हो तो भी अव्ययभाव समास में होंगे, न कि द्विगु समास में। द्वियमनम द्वियो यमुनयो समाहार, द्वियो यमुनयो समाहार है। पंचगंगम पंचानाम गंगानाम समाहार। उसके बाद में मुनि शब्द है, तो द्विमुनि द्वियो मुनियो समाहार है, त्रिमुनि त्रियाणाम मुनिनाम समाहार। तो इस प्रकार ये आपका अव्ययभाव समास हो गया है। अब नए वीडियो में हम आगे के जो दो समास आपको और पढ़ने हैं उनमें से पढ़ेंगे। तब तक आप इसे ध्यान से देखेंगे, याद करेंगे, और अब मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।